जम्मू कश्मीर में फिर से 1990 जैसे हालात बन रहे हैं। तब 19 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी से करीब 60,000 कश्मीरी पंडित परिवारों का विस्थापन हो गया था, क्योंकि हालात इतने बदतर हो गए थे कि उनका घाटी में टिकना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन अब करीब 31 साल बाद फिर से कश्मीर में ऐसे हालात बन रहे हैं कि बचे हुए कश्मीरी पंडितों के साथ ही प्रवासी लोगों को भी कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर फिलहाल ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? 1990 के विस्थापन के पीछे क्या वजह थी और अब जम्मू कश्मीर में आगे का रास्ता क्या है? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 21 अगस्त 1989 जम्मू कश्मीर के इतिहास की वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर में पहली राजनीतिक हत्या हुई। मरने वाले थे मोहम्मद यूसुफ हलवाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आतंकियों की बात मानने से इनकार कर दिया था। तब 15 अगस्त 1989 को आतंकियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट का आदेश दिया था, लेकिन मोहम्मद यूसुफ हलवाई ने आतंकियों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। नतीजा हुआ कि आतंकियों ने हलवाई की हत्या कर दी। इसके बाद 14 सितंबर को हब्बा कदल में घाटी के भाजपा अध्यक्ष और वकील रहे टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई। 4 नवंबर को मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले जस्टिस नीलकांत गज्जू की हत्या हो गई। इन सभी हत्याओं की जिम्मेदारी ली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF ने और कहा कि हत्याओं की वजह धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। JKLF 1987 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में हुई धांधली का नतीजा था, जिसे बनाने वाले थे हामिद शेख, अशफाक माजिद वानी, जावेद अहमद मीर और यासिन मलिक। यासिन मलिक ने 1987 के विधानसभा चुनाव में श्रीनगर की सभी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लिए प्रचार किया था, लेकिन चुनावी हार के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद वो पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया और लौटा तो उसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसा अलगाववादी संगठन खड़ा कर दिया। अशफाक भी 1987 के चुनाव के दौरान गिरफ्तार हुआ था और 9 महीने जेल में रहने के बाद पैरोल पर रिहा हुआ था तो पाकिस्तान चला गया था। वो भी लौटा तो JKLF में शामिल हो गया। JKLF जम्मू कश्मीर का ऐसा अलगाववादी संगठन था जो कश्मीर की आज़ादी की हिमायत करता था और कश्मीर के भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय के खिलाफ था। इसका आतंक इतना था कि इसने उस वक्त देश के गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का भी अपहरण कर लिया था। वो वारदात 2 दिसंबर 1989 की है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार को समर्थन हासिल था। आतंकी चाहते थे कि रूबिया की रिहाई के बदले सरकार 5 आतंकियों को रिहा करे, लेकिन तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर केंद्रीय मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद खान श्रीनगर पहुंचे और फारूक अब्दुल्ला को धमकी दी कि अगर आतंकियों को रिहा करके रूबिया को नहीं छुड़ाया जाएगा तो केंद्र सरकार अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त कर देगी। मजबूरन 5 आतंकियों हामिद शेख, शेर खान, नूर मोहम्मद, मोहम्मद अल्ताफ और जावेद अहमद को रिहा किया गया। हालांकि इसके बारे में तब के जम्मू कश्मीर के IB चीफ रहे दुलत ने कहा था कि बिना आतंकियों को रिहा किए भी रूबिया को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतंकियों ने बंदर घुड़की दी थी और केंद्र सरकार ने डर कर आतंकियों को रिहा कर दिया। इससे आतंकियों का मनोबल बढ़ गया और वो हर दिन किसी न किसी की हत्या करने लगे। मुख्यमंत्री के घर के पास भी बमबारी और फायरिंग होने लगी। सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया जाने लगा और हालात इतने खराब हो गए कि इंटेलिजेंस के अधिकारियों को छोड़कर शायद ही कहीं कोई केंद्रीय कर्मचारी बचा था। इस बीच पड़ोसी अफगानिस्तान में भी सोवियत यूनियन की सेनाओं ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था और खुद बाहर निकल गए थे। एक कट्टरपंथी तबके ने इसे इस्लाम की जीत करार दिया था, जिसका सीधा असर कश्मीर पर भी दिख रहा था। नारे लगते थे कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी कश्मीर में सुगबुगाहट बढ़ गई। JKLF का तो कश्मीर में दखल था ही, लेकिन वो पाकिस्तान परस्त न होकर जम्मू कश्मीर की आज़ादी की मांग कर रहा था। इससे नाराज पाकिस्तान की ISI ने जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन करना शुरू कर दिया। हालांकि तब तक हिजबुल कश्मीर में स्थापित नहीं हो पाया था, लेकिन इसके लड़ाकों को मोहम्मद एहसान डार और सैयद सलाहुद्दीन को ISI ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर की आम जनता
दो पार्टों में पिस रही थी। एक था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और दूसरा था नया बन रहा हिजबुल मुजाहिदीन। इसके बाद 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में एक खबर छपी। यह खबर हिजबुल मुजाहिदीन के हवाले से छपी थी, जिसमें कहा गया था कि सभी कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें वरना अंजाम बुरा होगा। चौराहों और मस्जिदों से इसका ऐलान किया जाने लगा, जिससे कश्मीरी पंडितों में दहशत भर गई। कुछ लोगों ने डर की वजह से घाटी छोड़ भी दी, लेकिन अधिकांश कश्मीरी पंडित वहीं रह गए। लेकिन इस दहशत को और बढ़ाने के लिए JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हिंदू पंडितों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं सामने आने लगी, घरों को आग लगाए जाने लगी। हाथों में AK-47 लेकर घरों में घुसे आतंकी लोगों की घड़ियों को पाकिस्तान की घड़ी के साथ मिलाने लगे। दफ्तरों और दुकानों को हरे रंग में रंगा जाने लगा, जो इस्लामिक सत्ता का प्रतीक था। इस बीच केंद्र की ओर से जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। जगमोहन इमरजेंसी के दौरान दिल्ली की मुस्लिम बस्तियों को खाली करवाने के लिए बुलडोजर चलाकर मुस्लिमों में कुख्यात हो चुके। 18 जनवरी की रात को ही कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिसमें पंडितों को घाटी छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। 19 जनवरी को जगमोहन को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का कार्यभार संभालना था। उस दिन सुबह से ही मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है, अच्छी गच्छी पाकिस्तान, बटौर वस्त बटे इंसान, यानी कि हमें पाकिस्तान भी चाहिए और कश्मीरी पंडितों की औरतें भी कश्मीरी पंडित नहीं चाहिए। इन नारों और तकरीरों ने कश्मीर पंडितों की बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। वो अपना सामान बांधकर घाटी छोड़ने की तैयारी करने लगे और उसी दिन जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बन गए। जगमोहन की शपथ के साथ ही अर्धसैनिक बलों ने घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। रात होते होते CRPF के DG जोगिंदर सिंह ने करीब 300 युवाओं को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इसका प्रतिरोध तुरंत ही दिख गया, जब करीब करीब पूरा श्रीनगर अर्धसैनिक बलों के इस एक्शन के विरोध में सड़क पर उतारा। इसे रोकने के लिए 21 जनवरी को श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन लोग नहीं माने। 21 जनवरी को फिर पूरा श्रीनगर सड़क पर उतर आया। बार बार मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने का आदेश दिया जाने लगा और सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। इस बार भीड़ को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों ने फायरिंग कर दी। आधिकारिक तौर पर 35 लोग और अनाधिकारिक तौर पर 50 से 100 लोग मारे गए। इसने लोगों को और भड़का दिया। कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ने के लिए सामान तो बांध ही लिया था, सड़कों पर उतरे जत्थों ने उनकी दहशत और भी बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि 19-20 जनवरी 1990 को करीब 60,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने घाटी छोड़ दी। इसके बाद भी जो घाटी में बचे रहे, आतंकियों ने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। 25 जनवरी 1990 को आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स के जवानों को निशाना बनाया। 4 जवान स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, कारपोरल DB सिंह, कारपोरल उदय शंकर और एयरमैन आजाद अहमद आतंकियों की गोली का शिकार हुए। 10 दूसरे जवान घायल हो गए। 2 फरवरी 1990 को एक हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता सतीश टिक्कू की श्रीनगर के हब्बा कदल में हत्या कर दी गई। श्रीनगर दूरदर्शन के स्टेशन डायरेक्टर लासा कौल की 13 फरवरी 1990 को हत्या कर दी गई। 29 अप्रैल 1990 को कश्मीर के मशहूर कवि सर्बानंद कौल प्रेमी की हत्या कर दी गई। 4 जून 1990 को कश्मीरी हिंदू शिक्षिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उनकी बॉडी को 2 टुकड़ों में काट दिया था। दिसंबर 1992 में एक ट्रेड यूनियन लीडर हृदयनाथ बांचू की आतंकियों ने हत्या कर दी। और ये तो सिर्फ वो चंद नाम हैं जो जेहन में हैं। बाकी सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतारा गया। ऐसी वारदात ने बचे खुचे लोगों के हौसले को भी तोड़ दिया और वो भी पलायन के लिए मजबूर हो गए। कश्मीरी पंडितों के पलायन का ये दौर अलग अलग आतंकी वारदात की वजह से 1997 तक जारी रहा और आंकड़े कहते हैं कि करीब 6.5 से 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी। करीब 31 साल बाद एक बार फिर से आतंकियों ने वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार उनके निशाने पर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ प्रवासी भी हैं और इसका असर भी दिखने लगा है कि प्रवासी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जम्मू कश्मीर से बाहर निकल रहे हैं अपने घरों को लौट।
हैं।